सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में स्वागत है। आपका वक्त हो गया है सुपर प्राइम टाइम का। सुपर प्राइम टाइम में अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंजशीर युद्ध पर इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि एनआरएफ और तालिबान के बीच भारी झड़प हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है आईएसआईएस और तालिबान के बीच भी हो सकती है जंग, ये भी जानकारी दे रहे हैं सूत्र। यानी अभी भी तालिबान के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। एक और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अफगानिस्तान में पत्रकारों पर टोलो न्यूज ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। अफगानिस्तान में 100 से ज्यादा पत्रकारों ने जान गंवाई है। 2001 से लेकर 2021 तक 100 पत्रकारों की मौत हुई। मरने वालों में 16 विदेशी पत्रकार भी शामिल हैं। ये भी जानकारी दी टोलो न्यूज ने। पत्रकारों के लिए, पत्रकारिता के लिए तालिबान का राज और ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। एक और बड़ी खबर यह कि हेरात अस्पताल में डॉक्टरों के खिलाफ तालिबान का जुल्म सामने आया है। तालिबान ने 3 डॉक्टरों और 6 नर्स को गिरफ्तार किया है। डॉक्टरों को पकड़कर अज्ञात जगह ले गए हैं तालिबानी, ये जानकारी मिल रही है। और सैलरी को लेकर दरअसल ये प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन की वजह से ये डॉक्टर और नर्स अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अनजान जगह इन्हें ले जाया गया है। लेकिन बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ये मानता है कि उसने अपनी मर्जी से अफगानिस्तान छोड़ा, मगर दुनिया की नजरों में यह सुपर पावर की हार थी। एक आतंकी संगठन के आगे सरेंडर था। जी हां, अमेरिका के आत्मसमर्पण की स्क्रिप्ट तालिबान ने लिखी। 20 साल पहले जिस पठान लैंड में अमेरिका ने धमक के साथ एंट्री की, 20 साल बाद उसी अफगान लैंड से अमेरिका को भागना पड़ा। मगर आपको बता दें कि यह तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि अब एक ताकतवर मुल्क अमेरिका को चित्त करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए उसने जंगी रिहर्सल भी शुरू कर दी है। तो क्या जल्द ही अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है? 2 महाशक्तियों के साथ साथ दुनिया के कई मुल्क खुद को जंग में क्या झोंकने वाले हैं? आखिर कैसे अफगानिस्तान और तालिबान की बुनियाद पर ही जा रही है महायुद्ध की प्लानिंग? देखिए इस रिपोर्ट। विध्वंसक हथियारों के साथ अफगानिस्तान की सरजमी पर जो बारूदी संग्राम छिड़ा है वो कब खत्म होगा, फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता। मगर इसी बीच इस बात की आशंका भी बढ़ गई है कि आने वाले वक्त में यही अफगान क्राइसिस दुनिया को महायुद्ध के मुहाने तक ले जा सकता है। यानी दुनिया के दर्जनों देश खुद को जंग में उतार सकते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब सवाल ये है, आखिर ये कैसे मुमकिन है? क्यों अफगानिस्तान को लेकर तकरार बढ़ सकती है? क्यों दुनिया के कई देश आपस में भिड़ सकते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है पठान लैंड पर सुपर पावर अमेरिका का सरेंडर। जी हां, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का गुमान पालने वाले, सबसे विस्फोटक हथियारों की धौंस जमाने वाले, दुश्मनों को उन्हीं के घर में घुसकर मारने वाले अमेरिका ने जिस तरह एक आतंकी संगठन के सामने घुटने टेके, उसे देखकर हर कोई दंग है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन के इस कदम की हर किसी ने आलोचना की है। सुपर पावर के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रूस ने भी अफगान क्राइसिस के लिए अमेरिका को ही पूरी तरह कसूरवार ठहराया है। अफगानिस्तान से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की वापसी ने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। अभी साफ नहीं है कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को किस हद तक प्रभावित करेगा। यही वजह है कि हमारे देश ने भी इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया है। इसमें कोई संशय नहीं कि रूस ने अपने ब्रिक्स के सहयोगियों की तरह ही अफगान धरती पर अरसे से अपेक्षित शांति और स्थिरता के लिए लगातार बात की है। अफगानिस्तान को अपने पड़ोसी देशों के लिए किसी भी तरह खतरा नहीं बनना चाहिए। अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी सूरत में आतंकवाद और ड्रग तस्करी के लिए नहीं होना चाहिए। पठान लैंड में पीछे हटने के लिए भले ही प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका को जमकर लताड़ा, मगर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अफगान क्राइसिस का महायुद्ध से क्या लेना देना? क्यों पुतिन के एक बयान और अमेरिका के सरेंडर को महायुद्ध से जोड़ा जा रहा है? तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका की जो हार हुई है, असल में वो एक छोटा सा ट्रेलर है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया, जिस तरह 20 साल तक जंग लड़कर अपना बदला लिया, ठीक उसी तरह प्रेसिडेंट पुतिन भी अमेरिका से अपना इंतकाम पूरा करेंगे।
और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। यकीन ना हो तो रूस से सामने आए इस बारूदी कोहराम को अपनी आंखों से देखिए। आसमान में खूंखार लड़ाकू विमान टारगेट को तबाह करने के लिए बारूद बरसा रहे हैं। जमीन पर टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर आग उगल रहे हैं। तो वहीं हाईटेक हथियारों से लैस सैकड़ों जवान कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, गोलियां बरसाकर। रशिया जो इतना भारी भरकम जो एक्सरसाइज कर रहा है, उसका एक कारण मैं देखता हूं कि वो एक संदेश देना चाहता है वो अफगानिस्तान को कि वो अभी भी काफ़ी हैसियत रखता है। सेना की ताकत के नज़रिए से रूस जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि उसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से इस रीजन में तालिबान बैक्ड बाय पाकिस्तान छेड़छाड़ ना करें। विध्वंसक हथियारों और लड़ाकों के साथ रूस के निजनीय में जो वॉर रिहर्सल की जा रही है उसे नाम दिया गया है ज़पाड 2021। आपको बता दें, इस वॉर एक्सरसाइज को रूस और बेलारूस ने आयोजित किया है। ज़पाड 2021 युद्धाभ्यास में दुनिया के 17 देश हिस्सा ले रहे हैं। 17 देशों के 2 लाख जवान वॉर एक्सरसाइज में शामिल हुए हैं। ज़पाड 2021 एक्सरसाइज 10 से 16 सितंबर तक की जाएगी। ये एक्सरसाइज सिर्फ जमीन और आसमान में ही नहीं बल्कि समंदर में भी की जा रही है। युद्धाभ्यास में शामिल 17 देशों की नेवी ने अपने समुद्री लड़ाकों को ब्लू वॉर जोन में तैनात किया। लगातार विशालकाय युद्धपोतों से मिसाइलों का प्रहार हो रहा है। आमतौर पर हर मुल्क अपनी ताकत को दिखाने के लिए युद्धाभ्यास करता है। वॉर एक्सरसाइज में अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी करता है। ऐसे में इस एक्सरसाइज को लेकर ये आशंका क्यों जताई जा रही है कि इसके पीछे का मकसद है अमेरिका को चेतावनी देना, रियल वॉर से पहले अपने हथियारों की नुमाइश करना। तो इसकी वजह है ज़पाड 2021 को आयोजित करने वाले देश जो खुले तौर पर अमेरिका के बड़े दुश्मन हैं। पहला महाबली रूस और दूसरा बेलारूस। असल में रूस और बेलारूस वो देश हैं जिन्हें अमेरिका की ताकत, उसका सुपर पावर अंदाज रास नहीं आता। ये दोनों देश अमेरिका की खिलाफत करने के लिए किसी का भी साथ दे सकते हैं, किसी के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर अमेरिका को पहले ही कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अपना स्टैंड ब्रिक्स समिट के दौरान क्लियर कर चुके हैं। मगर अफगानिस्तान के साथ साथ एक और देश है जिसे लेकर रूस और बेलारूस की अमेरिका से तनातनी जारी है, और वो देश है यूक्रेन। जी हां, यूक्रेन को रूस अपना दुश्मन मानता है, हर वक्त उस पर हमले की फिराक में रहता है। ठीक इसी तरह बेलारूस को भी यूक्रेन फूटी आंख नहीं सुहाता। मगर आपको बता दें कि रूस और बेलारूस से सटे होने के बाद भी यूक्रेन पर हमला करना आसान नहीं, क्योंकि अमेरिका इस देश को खास कवच प्रदान करता है। भले ही यूक्रेन नाटो का सदस्य ना हो, मगर गैर आधिकारिक रूप से यूक्रेन को नाटो का मेंबर माना जाता है। अमेरिका के इसी स्टैंड से रूस खफा है। लिहाजा रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर ज़पाड 2021 का आयोजन किया और इसमें 17 देशों को भी शामिल किया है, ताकि अमेरिका को अपने शक्ति प्रदर्शन से अलर्ट कर सके। इस एक्सरसाइज को करने के पीछे की वजह यह भी है कि कुछ वक्त पहले ब्लैक सी में अमेरिका और यूक्रेन ने 31 देशों के साथ मिलकर सी ब्रिज 2021 को अंजाम दिया था। पुतिन ने इस समुद्री युद्धाभ्यास पर नाराजगी भी जाहिर की थी, यूक्रेन और अमेरिका को चेतावनी भी दी थी, मगर रूसी प्रेसिडेंट की धमकी का कोई असर नहीं हुआ और बेहद विस्फोटक अंदाज में सी ब्रिज 2021 को काले सागर में अंजाम दिया गया, बिना किसी डर और हिचक के। फिर क्या था? इसी के जवाब में रूसी प्रेसिडेंट ने ज़पाड 2021 एक्सरसाइज शुरू की है, ताकि अपने दुश्मनों को अल्टीमेटम दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तालिबानी नेता का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फसाद बढ़ाया, अफगानिस्तान को जंग में झोंका। इससे पहले तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी का अफगान सरकार से लड़ने के कई सबूत सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से अफगानिस्तान को मुट्ठी में करना चाहता है, हालांकि इसके साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान पर ही आफत मंडराने लगी है। क्या काबुल के बाद इस्लामाबाद में भूचाल आने वाला है?
क्या तालिबान के फेर में इमरान के बुरे दिन शुरू हो गए? क्या पाकिस्तान पर अब अमेरिकी आफत टूटने वाली है? आशंकाओं में लिपटे सवाल है। इस्लामाबाद में खौफ है, जनरल बाजवा को डर है, अनहोनी की आहट है, और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी खुफिया चीफ पाकिस्तान से लौटे हैं, जनरल बाजवा और फैज हमीद से मिले। फिर ऐसे में आगे का सवाल यह है कि रावलपिंडी में अमेरिकी दहशत क्यों आकार ले रही है? इसे समझने के लिए जरा ये तस्वीर देखिए। यूं तो ये प्लेन खैरात लेकर उतरा था काबुल एयरपोर्ट पर। इस विमान के जरिए पाकिस्तान ने भोजन भेजा था, दवाइयां भेजी थी, लेकिन वापसी में जो अपने साथ ले गया वो समझिए जरा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मानवीय सहायता के लिए पहुंचे 3 C-170 प्लेन दस्तावेजों से भरे बैग लेकर लौटे हैं। संवेदनशील गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लेकर गई है। ये हार्ड डिस्क और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड्स की शक्ल में है। सूत्रों का कहना है कि पिछली अफगान सरकार को अचानक तालिबान के कब्जे का अंदेशा नहीं था और इसलिए वो डेटा को बचा नहीं सकी, लेकिन तालिबान इसका इस्तेमाल नहीं कर सका क्योंकि इसे समझने के लिए कर्मचारी काम पर नहीं लौटे। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में 20 सालों में जो कुछ अमेरिका ने वहां पर किया उसका पूरा डेटा पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अफगान राजदूत मंसूर अहमद की निगरानी में ISI ने इस डेटा को हासिल किया और अब आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ISI इस डेटा का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करेगा। अमेरिका को शक है कि पाकिस्तान से ये डेटा अब चीन भी हासिल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए नई मुश्किल हो सकती है और अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका ने इसके संकेत देने भी शुरू कर दिए हैं, ये बताएंगे, मगर उससे पहले पाकिस्तान की दूसरी हिमाकत समझिए। ये पाकिस्तान के अति आत्मविश्वास का दूसरा साक्ष्य है। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ये पासपोर्ट मुल्ला बरादर का बताया जा रहा है। वही मुल्ला बरादर जिसे पाकिस्तान ने जेल में बंद किया था, जिसे अमेरिका के कहने पर छोड़ा था, जो अभी अफगानिस्तान का उप प्रधानमंत्री है। उस मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को पाकिस्तान अलग नाम, अलग पहचान के साथ दुनिया में घुमाता रहा, यहां तक कि अमेरिका की आंखों में भी धूल झोंकता रहा। पाकिस्तानी पासपोर्ट और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिले। मुल्ला बरादर का पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर GF680121 है। बरादर का आजीवन पहचान पत्र 10 जुलाई 2014 में जारी किया गया था और इस पहचान पत्र में बरादर की जन्मतिथि का उल्लेख 1963 के रूप में किया गया है। राष्ट्रीय पहचान पत्र पर पाकिस्तान के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए। बड़ी बात यह है कि दोनों दस्तावेजों ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम मोहम्मद आरिफ आगा के रूप में अंकित किया है। ये मोहम्मद आरिफ आगा M नजीर आगा के बेटे हैं और ये सब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने करवाया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगानिस्तान में तख्ता पलट करके वहां तालिबान की सरकार बनाने में ISI ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसका पूरा खाका TV9 भारतवर्ष ने आपको बताया था कि रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में खींचा गया था और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से फैज हमीद ISI चीफ काबुल गया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ड्रोन के जरिए पंजशीर में अटैक किया। पूरी दुनिया ने देखा कि मारे गए कई तालिबानी लड़ाके एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी के थे, उनके आईडीज भी मिले। अफगानिस्तान की तबाही में पाकिस्तान की भूमिका का एक और प्रमाण सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तालिबानी नेता है। इसी का एक ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि तालिबान की सत्ता वापसी के लिए कैसे ISI ने पूरी ताकत झोंक दी। ये तालिबानी आतंकी पाकिस्तान को पंजाब कह रहा है और बता रहा है कि कैसे अफगान वॉर में पाकिस्तान ने दखल दिया। इससे पहले भी खबर आई थी कि फैज हमीद आर्मी जवान के साथ काबुल पहुंचा था, जिसके बाद तालिबान के कब्जे में पंजशीर आया। तालिबान सरकार को अपनी उंगली पर नचाने के लिए पाकिस्तान ने दोहा वार्ता को भी फेल कर दिया। दरअसल बीते कुछ सालों में कतर में तालिबान के मुख्यालय में दुनिया के ताकतवर मुल्क शांति वार्ता कर रहे थे। मकसद यह था कि तालिबान अगर सत्ता में वापस लौटता है तो वहां पर जुल्म और जाति नहीं होगी और मानवाधिकारों की रक्षा की जाएगी।
तालिबान के कुछ बड़े नेताओं के साथ मिलकर अमेरिका, रूस समेत ईरान जैसे देशों के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस बात की भी सहमति कर ली थी कि अफगानिस्तान की जमीन से आतंकवाद और आतंकवादी देशों को कोई पनाह नहीं दी जाएगी। लेकिन दुनिया के तमाम देशों की गुजारिशों के बाद भी पाकिस्तान ने ऐसा खेल कर दिया कि तालिबान अपनी पुरानी राह पर ही चल रहा है। दोहा वार्ता में सबसे अहम भूमिका में जो तालिबानी नेता थे उसमें मुल्ला बरादर और शेर मोहम्मद अब्बास इस्तनकज़ई हैं। ये दोनों नेता तालिबान के खूनी सिद्धांत को त्याग कर शांति से सरकार चलाने के पक्ष में थे, लेकिन अचानक दोनों का कद सरकार में छोटा कर दिया गया। मुल्ला बरादर प्रधानमंत्री बनने वाला था, उप प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ दिया गया। स्टनकज़ई को उनके कद के हिसाब से पोर्टफोलियो न देकर विदेश विभाग में उप मंत्री बना दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की सोच पर चलने वाले मुल्ला हसन अखुंद को पीएम बना दिया गया, जबकि उनका कोई जनाधार भी नहीं। अफगानिस्तान में जो सरकार बनी है उसमें पाकिस्तान का अक्स साफ साफ दिख रहा है। यही वजह है कि रूस, अमेरिका और ब्रिटेन की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। इसका मतलब स्पष्ट है, ये तीनों देश पाकिस्तान की मंशा को न सिर्फ भांप चुके हैं, बल्कि उनको आने वाले दिनों में किसी बड़े खतरे की आहट भी महसूस हो रही है। इस खतरे में आईएसआई की भूमिका को देखते हुए अमेरिका ने अपनी नजरें भी टेढ़ी कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के रोल को लेकर कहा है कि तालिबान कैबिनेट से अमेरिका और दुनिया के देश चिंतित हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे कैबिनेट की उम्मीद नहीं थी। तालिबान कैबिनेट में समावेश की कमी और सरकार में शामिल कुछ लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड चिंता के कारण है। पाकिस्तानी पार्टनर से जो सहमति थी उसमें बड़े मसलों में अंतर दिख रहा है। जिस तरह तालिबान की नई सरकार में छटे हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों को शामिल किया गया, उससे अमेरिका नाराज है। अमेरिका इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि उसका सारा अफगानी डेटा आईएसआई उठाकर ले गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर अमेरिकी बैन का खतरा मंडराने लगा है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान पर अमेरिका प्रतिबंधों का प्रहार कर सकता है। हालांकि CIA चीफ के पाकिस्तान दौरे के बाद जनरल बाजवा को भी इसकी भनक लग चुकी है। यह वजह है कि आतंक का पैरोकार खुद आतंकग्रस्त होने का रोना रोने लगा। बाजवा ने दावा किया कि तालिबान राज में पाकिस्तान खुद महफूज नहीं है। बाजवा ने दावा किया है अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद पाकिस्तान में 64 लोग मारे गए हैं। मृतकों में 34 नागरिक और सुरक्षा बल के 22 सदस्य शामिल हैं। ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। हालांकि अमेरिका हकीकत जानता है। अफगानिस्तान में तालिबान का आक्रामक पैरोकार बनकर पाकिस्तान अपना मुखौटा अपने हाथ से उतार चुका है। इसलिए इस्लामाबाद में भी अनहोनी की आशंका है। डर है कि अमेरिका कड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान अमेरिका को न सिर्फ एयरबेस देने से इनकार कर चुका है, बल्कि इमरान खान से लेकर तमाम नेताओं ने अमेरिका के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयानबाजियां भी की थी। अब जब मौका मिला है तो पाकिस्तान पर एक्शन का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पंजशीर के शेरों को तालिबान काबू नहीं कर सका है, लेकिन पंजशीर के जिस इलाके पर वो काबिज है वहां उसने ऑपरेशन इंतकाम शुरू कर दिया है। घर घर तलाशी ली जा रही है और रेजिस्टेंस फोर्स से जुड़े लोगों का कत्ल किया जा रहा है। हालांकि तालिबान पंजशीर में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह वहां का भूगोल है। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के कई सबूत दिए हैं, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। हर दिन पंजशीर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजशीर के शेर पहाड़ों का फायदा उठाकर गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं। तालिबानी पीछे खदेड़े जा रहे हैं। किसी भूल भुलैया से कम नहीं है पंजशीर के पहाड़ी रास्ते। पंजशीर के जिन पहाड़ों पर परिंदा भी नजर नहीं आता था, अचानक वहां से गोलियों की बौछार हो जाती है। जिन चोटियों पर किसी इंसान का पहुंच पाना नामुमकिन लगता है, वहां अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला हो जाता है। अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर तालिबान का कब्जा है, इसलिए तालिबान पर पहाड़ों से बरस रहे कहर की खबरें तो नहीं आ रही, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोज अपलोड कर रहा है। आधुनिक जमाने में पौराणिक युद्ध कौशल ही पंजशीर के शेरों की सबसे बड़ी ताकत है। जी हां, वही गुरिल्ला वॉर। असॉल्ट राइफल, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड से गुरिल्ला वॉर को अब और ज्यादा घातक बना दिया गया है। बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर तालिबानी गवर्नर हाउस तक तो पहुंच गए, अपना झंडा लहरा दिया, सालेह के भाई को मारने में कामयाबी हासिल कर ली।
अहमद शाह मसूद के मकबरे को तोड़ दिया, लेकिन पंजशीर घाटी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। रेजिस्टेंस फोर्स अब भी तालिबान के लिए चुनौती है। पहाड़ों पर छिपे पंजशीर के लड़ाकों तक पहुंच पाना तालिबान के लिए बेहद मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर प्रांत के पहाड़ों पर रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके छिपे हैं। तालिबान पर छिप कर वार कर रहे हैं पंजशीर के लड़ाके। तालिबान के लिए पहाड़ों पर जाकर लड़ना मुश्किल है। पंजशीर के पहाड़ी रास्तों की जानकारी भी तालिबान को नहीं। तालिबान पंजशीर के बारे में उतना ही जानता है जितना पंजशीर के बाहर रहने वाले लोगों को पता है, लेकिन पंजशीर में रहने वाले, वहां पैदा होने वाले लोगों को घाटी और पहाड़ी के बीच कई खुफिया रास्तों की जानकारी है। पंजशीर 3000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा इलाका है। तालिबान से लड़ने के लिए नॉर्दर्न अलायंस ने यहाँ कैसी तैयारी की थी, किन जगहों पर मोर्चा बनाया था, कौन सी छिपने की जगह बनाई थी, इसकी जानकारी तालिबानियों को नहीं है। यही वजह है कि नॉर्दर्न अलायंस बार बार तालिबान के जीत के दावे को चुनौती देता है और सोशल मीडिया पर इसका सबूत है। तालिबान से 3 जिलों को छीना पंजशीर के शेर कर रहे पीछे। तालिबान की ताकत और उसके दावों की धज्जियां उड़ाने वाला वीडियो पंजशीर से भेजा गया। पहाड़ों के बीच से पंजशीर के लड़ाके एक सड़क की तरफ बढ़ रहे हैं। दावा है कि गुरिल्ला वॉर के आगे तालिबानी लड़ाकों की हेकड़ी और हिम्मत जवाब देगी। तालिबानी उन इलाकों से भाग रहे हैं जहां कब्जा करने पहुंचे थे। नॉर्दर्न अलायंस के दावे के मुताबिक पंजशीर के 2 अहम जिलों में नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा हो चुका है। अनाबा और रोखा में तालिबान के साथ बहुत बड़ी जंग जारी है। तालिबान की कई गाड़ियों को नॉर्दर्न अलायंस तबाह कर चुका है। नॉर्दर्न अलायंस के दावों से लग रहा है कि भले ही तालिबान पंजशीर के ज्यादातर इलाकों तक पहुंच गया था, लेकिन हर इलाके को काबू में रखना उसके बस की बात नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने जिस वक्त पूरी ताकत के साथ हमला किया, उस वक्त आमने सामने की जंग जरूर हुई, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके सरेंडर करने की बजाय सुरक्षित जगहों पर जाकर छिप गए। तालिबानी पहाड़ों पर सर्च ऑपरेशन नहीं चला सकते, इसलिए अब नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को डराने की कोशिश की जा रही है। सरेंडर करने वाले रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों पर भी तालिबान रहम नहीं कर रहा। बीच रास्ते में गोली मारी जा रही है ताकि मसूद अहमद और सालेह का साथ देने वालों में दहशत भरी जा सके। गांव-गांव में तलाशी अभियान, विरोधियों को कुचलने का प्लान। पंजशीर के जिन इलाकों में तालिबान की मौजूदगी है, वहां के गांव में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रेजिस्टेंस फोर्स के समर्थकों को चुन-चुन कर मारा जा रहा है। सोशल मीडिया के पंजशीर प्रोविंस के पेज पर लिखा गया है कि जनसंहार के बाद अब घर से सैकड़ों परिवार कूच कर रहे हैं। शुक्रवार को पंजशीर की सड़कों पर गाड़ियों का काफिला नजर आ रहा था। कहा गया था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए पंजशीर छोड़कर जा रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शनिवार को पहाड़ी रास्ते पर चलती इन महिलाओं की तस्वीर आई। दावा है कि पंजशीर के आम लोग तालिबान के डर से दूसरे प्रांत में भाग रहे हैं। इस तस्वीर में महिलाएं दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर के लोग तालिबानियों से अपनी जान बचाने के लिए छिप रहे हैं। लोगों को खाना और पानी तक नहीं मिल पा रहा। आतंक से हारे, अनाज के सहारे पंजशीर को तड़पाने की साजिश। तालिबानी नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के सीने में गोली तो नहीं दाग सकते, लेकिन अब वार उनके पेट पर करने की साजिश है। आतंक के सहारे पंजशीर पर कब्जा करने के लिए निकला तालिबान अब अनाज के सहारे पंजशीर को जीतने की कोशिश कर रहा है। पंजशीर की सप्लाई लाइन को बंद किया गया है। पंजशीर में अनाज और दवाइयां नहीं पहुंच रही। पंजशीर में जरूरी सामानों की किल्लत हो गई है। बिजली और इंटरनेट की सप्लाई रोकी जा चुकी है। तालिबान की कोशिश पंजशीर को भूख से बेहाल और लाचार बनाने की है। यही वजह है कि पंजशीर के आम लोगों ने घाटी को छोड़ने का फैसला किया। पंजशीर की हालत अब वैसी ही है जैसे कुछ दिन पहले काबुल की थी। पंजशीर से सोशल मीडिया के जरिए बार बार मदद की अपील की जा रही है, लेकिन फिलहाल कहीं से मदद नहीं मिली। पंजशीर के लड़ाके बगैर किसी मदद के कितने दिन तक तालिबान के आगे टिक सकेंगे, ये अहम सवाल है। लेकिन फिलहाल पंजशीर से बार बार आजादी के लिए मरते दम तक लड़ने का ऐलान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले को आज 20 साल पूरे हो गए। इसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि दुनिया से अलकायदा और आतंकवाद को मिटा देंगे। फिर अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ 20 सालों तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़ता रहा, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्स की वापसी क्या हुई है? फिर से दुनिया पर 9/11 जैसे हमले का खतरा मंडराने लगा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की टेरर रिपोर्ट से अमेरिका और ब्रिटेन में हड़कंप मच गया है। धधकता ट्विन टावर, धुआं धुआं आसमान और तबाही का वो मंजर। अमेरिका आतंकी हमलों से दहल उठा। मंजर देखकर पूरी दुनिया सहर गई। 11 सितंबर 2001 का दिन दुनिया के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हुआ। अमेरिका के सीने पर घातक आतंकी हमले ने एक ऐसा जख्म दिया जिसकी ठेस आज भी कायम है। आज भी 11 सितंबर 2001 की उस सुबह को कोई भी नहीं भूला, जब दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 घंटों के अंदर ढह गया। ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था जिसने 3000 बेगुनाहों की जान ली थी। एक बार फिर दुनिया पर ऐसे ही खौफनाक आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खासतौर से ब्रिटेन और अमेरिका एक बार फिर हिट लिस्ट में टॉप पर है। यह खुलासा किया है ब्रिटेन के खुफिया चीफ ने, जिससे यूरोप से अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया से एशिया और अफ्रीका तक हड़कंप मच गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह भी कि इस आतंकी हमले का खतरा भी अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ गया है। रिपोर्ट पक्की कि पठान लैंड के नीचे दबा बारूद दुनिया को सुलगाने वाला है। तालिबान ने रूप बदलकर अफगान पर पूरी तरह से काबिज होने के लिए सियासत का रास्ता तो चुना, लेकिन बारूद का मुंह नहीं छूटा। लोकतंत्र पर इस्लामिक रिपब्लिक का ख्वाब हावी हुआ। शरिया के नाम पर कत्ल और गैरत मचाकर इस्लाम की खिदमत का दिखावा हुआ, लेकिन ये सब दिखावा ही साबित हुआ। तालिबान के चेहरे से दिखावे का मुखौटा उतर गया है। तालिबान का मतलब आज भी इंसानियत का विनाश है, आतंक और खौफ की सल्तनत का कायम होना है, जिहादी जाहिलों की बर्बरता का राज कायम होना है। तालिबान की वापसी से दुनिया के आतंकी संगठनों को खाद पानी मिला है, आतंक फैलाने का हौसला मिला है। ये दावा है ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के चीफ कैन मैकलम का। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने आतंकियों में उत्साह भर दिया है। तालिबान राज में आतंकवाद बढ़ सकता है और 9/11 जैसे आतंकी हमले फिर हो सकते हैं। यकीनन एक बार फिर 9/11 की तर्ज पर आतंकी हमले का खतरा बरकरार है और इस खतरे की वजह भी एक बार फिर अलकायदा है। कैन मैकलम ने खुलासा किया है कि अमेरिका के जाने के बाद अलकायदा के आतंकी अफगान में खुलेआम घूम रहे हैं, इसलिए आतंकवाद के साथ साथ फिर अलकायदा की साजिशों से सतर्क रहना होगा। अफगानिस्तान से नाटो की सेना जाने के बाद तालिबान राज से ब्रिटेन को सबसे ज्यादा खतरा है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के चीफ कैन मैकलम के डर की एक और बड़ी वजह है अफगानिस्तान से ब्रिटेन और अमेरिका लाए गए अफगानी शरणार्थियों ने दोनों देशों की सरकारों की नींद उड़ा दी। अफगानिस्तान से ब्रिटेन पहुंचे अफगानी शरणार्थियों में एक की पहचान तालिबानी आतंकियों के रूप में हुई है। 33 साल के तालिबानी आतंकी को मैनचेस्टर में गिरफ्तार किया गया है। अफगानिस्तान से निकाले गए 44 शरणार्थियों को लेकर अमेरिका ने बड़ी चिंता जताई। 44 अफगान शरणार्थी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। अफगानिस्तान से अमेरिका पहुंचे अफगानियों में 44 का बैकग्राउंड आतंकवाद से जुड़ा है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के रिकॉर्ड के हवाले से जानकारी सामने आई। मतलब साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन की लड़ाई वापस उसी दौर में पहुंच गई है, वो भी तब जब 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने दुनिया से अलकायदा को खत्म करने का ऐलान किया। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान, यमन, सीरिया, इराक, लीबिया, मिस्र में भी आतंक पर उसने वार किया। सभी लड़ाई में 585 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। करीब 9.29 लाख लोग मारे गए। इनमें से 84,000 आतंकी थे। 136 देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में मदद की, लेकिन अमेरिकी कार्रवाई से खत्म होने की बजाय 20 साल में अलकायदा और आतंकवाद मजबूत हुआ। अलकायदा से टूटकर 10 से ज्यादा नए आतंकी संगठन खड़े हो गए। ये ISIS बोको हराम नाम से इराक से लेकर नाइजीरिया तक 17 देशों में फैल गए, जिससे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हक्कानी समेत 35 आतंकी गुट जुड़े हुए हैं। 20 साल में इन गुटों ने दुनिया में 34,000 हमले किए, जिनमें 70,000 लोग मारे गए। ये वो सच है जो डरावना है। अब सच ये भी कि अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स की दहशत है, साथ ही पूरी दुनिया में 9/11 रिटर्न्स का डर है। लोगों को डर है कि अफगानिस्तान में काले युग की दस्तक दुनिया पर ना भारी पड़ जाए, दुनिया मध्यकाल से भी खौफनाक बर्बर युग में ना पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
तालिबान की सरकार ने अभी काम करना ठीक से शुरू भी नहीं किया है, लेकिन सरकार किस रास्ते पर चलेगी इसका इशारा जरूर मिलने लगा है। पाकिस्तान के इशारों पर सरकार चलने वाले तालिबान ने चीन को भी खुशी का पहला पैगाम भेज दिया है, या यूं कहिए कि मदद के बदले रिटर्न गिफ्ट दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तालिबान भला चीन जैसे शक्तिशाली देश को क्या दे सकता है। तालिबान ने दरअसल चीन की उस चिंता को खत्म करने की कोशिश की है जिसकी वजह से चीन तालिबान को शक की नजर से देख रहा था। अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूद ऐसा ग्रुप जिसका हुलिया और मकसद दूसरे आतंकियों से बिल्कुल अलग है। ये आतंकियों की तरह ही हथियार रखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन अमेरिका इस ग्रुप को खतरनाक आतंकी संगठन नहीं मानता। इस ग्रुप का नाम है ETIM, यानी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। यह अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन अलकायदा का करीबी संगठन माना जाता है, लेकिन अमेरिका ने पिछले साल इस ग्रुप से बैन हटा दिया। 2002 में संयुक्त राष्ट्र की एक आतंकवाद रोधी समिति ने ETIM को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। ETIM पर अलकायदा, ओसामा बिन लादेन और तालिबान से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही चीन इसी ग्रुप को लेकर तालिबान से डील कर रहा था। तालिबान को खुश करके जिनपिंग ETIM पर शिकंजा कसना चाह रहे थे। अब तालिबान ने इसी मसले पर चीन की चिंता को दूर कर दिया है। तालिबान ने चीन के ग्लोबल टाइम्स को जानकारी दी। तालिबान ने कहा है ETIM के आतंकी अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। तालिबान के सख्त रवैये की वजह से ETIM ने देश छोड़ दिया। तालिबान अब देश में आतंक विरोधी अभियान चलाएगा। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के आतंकी चीन के शिनजियांग प्रांत की आजादी के लड़ रहे हैं। ये वही इलाका है जहां उइगर मुसलमान रहते हैं और चीन के अत्याचारों के शिकार हैं। अब तालिबान ने चीन को ETIM के अफगानिस्तान छोड़ने की जानकारी देकर खुश करने की कोशिश की ताकि चीन तालिबान की बेझिझक मदद कर सके। हालांकि तालिबान ने चीन को यह नहीं बताया कि चीन की मुसीबत बन चुका एक ग्रुप अब कहां है। चीन ने तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए ETIM पर शिकंजे की शर्त रखी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि तालिबान और चीन के बीच मजबूत होते रिश्तों की वजह से ETIM ग्रुप आईसिस खुरासान के साथ जाने की तैयारी कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले मुल्ला बरादर के नेतृत्व में चीन गए डेलीगेशन ने ETIM से रिश्ते खत्म करने का भरोसा दिया था। यही वजह है कि अब तालिबान ने चीन को ये संदेश भेजा। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ETIM का ग्रुप अफगानिस्तान से शिफ्ट होकर न तो चीन जा सकता है और न ही पाकिस्तान। ऐसे में उम्मीद है कि तालिबान के कहने पर एक ग्रुप अंडरग्राउंड हो गया और कुछ दिन बाद फिर से चीन के लिए मुसीबत साबित होगा। हालांकि माना जा रहा है कि इससे तालिबान के नए दुश्मन आईसिस खुरासान को नई मजबूती मिलेगी। तालिबान अलकायदा की मदद न करने का भी दावा करता है, लेकिन अब कई बार यह साबित हुआ है कि तालिबान अलकायदा के साथ है। तालिबान चाहता तो ETIM के लड़ाकों को पकड़कर चीन के हवाले भी कर सकता था, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में तालिबान का दावा सिर्फ चीन के लिए राहत की खबर है। ग्रुप से खतरा खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। नोएडा की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ गार्ड मिलकर एक रेजिडेंट को पिटाई कर रहे हैं। रेजिडेंट ने केस दर्ज करवाया है। 8 गार्ड गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हालांकि TV9 भारतवर्ष की टीम ने जब इस घटना की पूरी हकीकत जानने की कोशिश की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। गार्ड्स के हाथ में डंडे हैं। गार्ड्स के बीच में घिरा एक शख्स है जिसकी गर्दन एक गार्ड ने पकड़ रखी है। बाकी उस पर डंडे बरसा रहे हैं। बीच में घिरा शख्स चिल्ला रहा है। नोएडा की सोसाइटी के 8 सितंबर के इस हिंसक दृश्य में आधा सच है। सोसाइटी के अंदर टावर के बाहर हुई इस मारपीट की पूरी हकीकत समझने के लिए आपको एक दिन पहले की ये तस्वीर देखनी होगी। ये 7 सितंबर 2021 की तस्वीर है। जगह है लोटस बुलेवार्ड अपार्टमेंट, नोएडा, सेक्टर 100। रिसेप्शन पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। गार्ड के सामने 2 शख्स खड़े हैं। उसके पीछे गेट पर एक और शख्स खड़ा है, लेकिन गार्ड के ठीक सामने हाफ पैंट में जो शख्स है वो आक्रामक दिख रहा है। लगातार बोल रहा है, गार्ड के साथ बहस कर रहा है। बहस करते करते गार्ड को खींच लेता है। उसके हाथ से चाबी छीनता है, रजिस्टर पटकता है। अब जान लीजिए कि जो शख्स रिसेप्शन पर गार्ड को खींचकर पीट रहा है और जिस शख्स को गार्ड पीट रहे हैं, दोनों एक ही है। इनका नाम है SK सिंह। फर्क यह है कि 7 सितंबर को SK सिंह नाम के शख्स ने गार्ड के साथ मारपीट की और गाली गलौज की, और दूसरे दिन यानी 8 सितंबर को सोसाइटी के गार्ड्स ने मिलकर SK सिंह की पिटाई कर दी।
गार्ड्स ने मिलकर एसके सिंह को जो पीटा तो उसका वीडियो वायरल हुआ। एसके सिंह ने केस किया, 8 गार्ड्स गिरफ्तार कर लिए गए। गार्ड्स की गिरफ्तारी के बीच पूरे मामले को समझिए। दरअसल एसके सिंह लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी के टावर 28 में 1704 नंबर फ्लैट में रहते हैं। एसके सिंह ने अपना इंटरनेट खराब होने की शिकायत की थी। एसके सिंह 7 तारीख को इंटरनेट ठीक करने आए मैकेनिक के लिए शाफ्ट की चाबी चाहते थे। गार्ड ने कहा कि शाफ्ट की चाबी के लिए मेंटेनेंस दफ्तर में मेल करनी होगी। एसके सिंह ने मेल किया, उन्हें चाबी मिल भी गई, लेकिन 7 सितंबर को काम पूरा नहीं हो सका। 8 सितंबर को एसके सिंह को फिर से चाबी चाहिए थी। उन्होंने फिर से गार्ड को कॉल किया। गार्ड ने नियम के मुताबिक फिर से मेंटेनेंस दफ्तर में मेल करने के लिए कहा। इस बात को लेकर बहस हो गई। हम लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी के एक टावर में मौजूद हैं और इस टावर में इस तरह का एक शाफ्ट है और आप यहां देखेंगे यहां कुंडी लगी है और बाकायदा लॉक लगा हुआ है। इस तरह के शाफ्ट में जितने भी वाईफाई कनेक्शन होते हैं, फाइबर केबल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब रखा जाता है और इस तरह का शाफ्ट हर फ्लोर पर होता है। हर फ्लोर पे जितने फ्लैट्स होते हैं उनके जो कनेक्शंस होते हैं उन सबको इसके अंदर बंद करके रखा जाता है। अगर किसी कनेक्शन में कोई समस्या होती है तो आप इसकी चाबी के लिए जो नीचे गार्ड है उसको एक मेल करते हैं, जो रेसिडेंट एसोसिएशन है वो अप्रूवल देता है और उस अप्रूवल के बाद, टेलीफोनिक अप्रूवल के बाद आपको इसकी चाबी मिल जाती है और आप इसको खोल के काम करके फिर वापस चाबी आप दे देते हैं। 7 तारीख को एसके सिंह जी ने इस प्रोसीजर को फॉलो किया, लेकिन 8 तारीख को जब गार्ड ने उनको इसकी चाबी देने से मना किया और कहा कि आप प्रोसीजर फॉलो करिए, उसके बाद यह विवाद शुरू हुआ। चाबी के लिए एसके सिंह ने फोन पर पहले गार्ड के साथ गाली गलौज की, फिर देख लेने की धमकी दी। इसके बाद एसके सिंह अपने बेटे के साथ नीचे उतरे, गार्ड के साथ गाली गलौज और मारपीट की। गार्ड के साथ एसके सिंह की हाथापाई की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वो जो रिएक्शन है वो सर कह के और विश करके, गुड मॉर्निंग सर, हाँ सर बताइए सर, कल परमिशन नहीं थी, ये थी, वो कितने अच्छे तरीके से बात करा। लेकिन एक रेसिडेंट जो कि इतने एजुकेटेड है, इतने पढ़े लिखे हैं, वो उस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं गार्ड से। हाथापाई के साथ गार्ड ने अपने सुपरवाइजर और सोसाइटी के तमाम गार्ड्स को बुलाया और फिर जो हुआ वो तस्वीरें वायरल हो गईं, जिसमें एसके सिंह पिटते हुए दिख रहे हैं। उनके सिर पर चोटें आई हैं, शरीर पर चोट के कई निशान हैं। गार्ड्स को गुंडा बताकर एफआईआर करवाई, जबकि खुद को बेकसूर बताते रहे। जब टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने उनके ऑडियो और वीडियो का जिक्र किया तो खुद अपनी गलती काट छांट कर स्वीकार कर ली। और चूंकि मैं भी गार्ड को एक तरह से मिसबिहेव कर चुका था, भाई किसी मानते हैं कि आपने गार्ड के साथ मैं उसके लिए सॉरी भी बोल चुका हूं और फिर से सॉरी बोल रहा हूं कि देखिए, मैं आपने हाथ भी उठाया नहीं, आप वीडियो क्लिप देख लीजिए, मैंने किसी को कोई स्टेप मारते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो क्लिप। कैसी बात कर रहे हो, तो बाद की बात है, सेकंड एपिसोड की बात है। एसके सिंह ने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसमें आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष तेज प्रकाश का भी नाम है, जबकि वो वहां मौजूद भी नहीं थे। पहले तो गार्ड उनको मारने को आए थे पहले, क्योंकि हाथापाई चल रही थी, लेकिन मोहित जी के आने के बाद सब शांत हो गया था, वो जा रहे थे और सडनली ये रेजिडेंट ने ऐसा दिख रहा है वीडियो में कि उन्होंने कोशिश की है, उनको गार्ड को मारने की कोशिश की। तब ये चीज़ें बहुत गड़बड़ा गई और सारे गार्ड मिलकर के उनके ऊपर हमला बोल दिया। लिहाजा टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि एसके सिंह का रिकॉर्ड दागदार रहा है। वो पहले भी सोसाइटी के कई लोगों के साथ उलझ चुके हैं। रेजिडेंट का अगर मैं आपको ये कहूं कि शायद अपने आप को बहुत रसूखदार मानना या अपने आप को बाकियों से ऊंचा समझना और बाकी सबको तुच्छ समझना, ये इनकी हमेशा से शुरू से आदत ही रही है। गार्ड्स पर गुंडाई का आरोप लगाने वाले एसके सिंह खुद आरोपों के चक्रव्यूह में खड़े हैं। हालांकि एसके सिंह के साथ मारपीट हुई है, कैमरों में कैद है, कैमरों में गार्ड के साथ हुई बदसलूकी और हाथापाई भी कैद है। अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और जांच के बाद ही तय होगा कि कौन सही है कौन गलत। नोएडा से विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 9 भारतवर्ष। झमाझम हुई बारिश ने जहां दिल्ली को गर्मी से राहत दी, वहीं जल जमाव और जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। हर बार की तरह इस बार भी देश की राजधानी पानी पानी हो गई। शुक्रवार रात शुरू हुई बारिश ने पिछले 46 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद आईजीआई एयरपोर्ट से लेकर आईटीओ तक से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। देश की राजधानी वैसे तो ये जानी जाती है दिल वालों के लिए, मगर 24 घंटे की बारिश ने इसे दरिया दिल्ली बना दिया।
कुछ घंटों में राम जी ऐसे बरसे कि क्या एयरपोर्ट, क्या मिंटो रोड, एम्स के बाहर से गुजरने वाला मार्ग हो या एपी स्ट्रीट थाना, सब जल में समा गया। तमाम सड़कों पर जाम और पानी का कॉकटेल नजर आने लगा। कुछ जगहों पर पानी ने ऐसा डेरा डाला कि बैरिकेड कर सड़क तक बंद करनी पड़ी। ये कोई आम सड़क नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद रनवे, वो रनवे जिस पर बड़े बड़े प्लेन फर्राटा भर हवा में उड़नचू हो जाते हैं। मगर दिल्ली में बादल बरसा तो रनवे पर पानी काबिज हो गया। रनवे पूरी तरह जलमग्न नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रनवे पर पानी के बीच ही प्लेन खड़े हैं। रनवे के हालात आपने देखे। अब सर आपको उस जगह की तस्वीर दिखाते हैं जहां से गुजरकर आप रनवे तक पहुंचते हैं। जरा देखिए, ये दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की तस्वीर है। तेज बारिश के बाद एयरपोर्ट तालाब बन गया, हर तरफ पानी भर गया। हालांकि कुछ घंटों की मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने टर्मिनल से पानी को निकाल दिया। एयरपोर्ट और टर्मिनल का हाल आपने देखा। अब जरा उन सड़कों का हाल भी देख लीजिए जहां से होकर आप आईजे एयरपोर्ट तक का सफर तय करते हैं। ये दिल्ली एयरपोर्ट के पास एरोसिटी की तस्वीरें। सड़क दरिया बन गई। ऐसा लग रहा है मानो गाड़ियां पानी में तैर रही। हर सड़क, हर चौराहे पर सैलाब तंबू गाड़े बैठा और इसी के बीच लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में शुक्रवार देर रात शुरू हुई बारिश शनिवार भी जारी रही। दिल्ली में इस साल मानसून की बारिश ने 46 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2010 के बाद ये पहली बार है जब बारिश का स्तर 1000 मिलीमीटर को पार कर गया। पानी में डूबी दिल्ली की कहानी सिर्फ एयरपोर्ट तक ही नहीं, दिल्ली का कोना कोना ये बता रहा है कि राजधानी होने के बाद भी शहर मानो स्विमिंग पूल बन गया, जहां बच्चे तैराकी करते नजर आए। सड़क पर भरे पानी में मौज मस्ती की तस्वीरें इंद्रप्रस्थ की, जहां चंद घंटों की बारिश के बाद जगह जगह जलभराव और जाम खड़ा हो गया। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देखिए, आपको जाम भी दिखेगा और सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखाई देगी। ये इंद्रप्रस्थ का इलाका है और यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि जब भी यहाँ पर 1 से 2 घंटे की बारिश होती है तो इसी तरीके की तस्वीरें हमको देखने को मिलती हैं। गाड़ियाँ पानी में तैरती हैं और पूरी सड़क पानी में इसी तरीके से डूब जाती है। आपको एक ट्रैक्टर दिखाई देगा, वो ट्रैक्टर आप देखेंगे तो वो पानी को खींचने का यहाँ से काम कर रहा है। वहाँ पंप लगाए गए हैं, लेकिन जो पंप यहाँ पर लगाए गए हैं वो उतने सक्षम नहीं है कि पानी को बाहर निकाल सकें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। नंगे बदन हाथों में सामान लिए बस से उतरते लोगों की ये तस्वीरें पालम अंडरपास की। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश से पालम अंडरपास झील बन गए। यहाँ इतना पानी जम गया कि इसमें एक भारी भरकम बस तक फंस गई, जिसके बाद एक एक कर यात्रियों को बस से निकाला गया। कमरे के बाहर हो या अंदर या फिर मेन, कमोबेश हर जगह हालात एक जैसे ही। बारिश का पानी हर जगह मौजूद है। ये तस्वीरें आईपी स्ट्रीट थाने की, जहां बारिश के चलते सब कुछ पानी में समा गया। दिल्ली के मधु विहार इलाके में बारिश का कहर देखने को मिला। सड़क जैसे समंदर नजर आने लगे। पानी डिवाइडर के ऊपर से होकर बहने लगा। डीटीसी बस भी पानी में डूबी नजर आई। इस इलाके में भारी बारिश और जलजमाव की वजह से गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से दिल्ली की व्यस्त रहने वाली सड़कों पर मुश्किलें खड़ी हो गई। एम्स के पास भी सड़क पर भारी जलजमाव देखने को मिला। कुछ जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिसके चलते लंबा जाम लग गया। आने जाने वालों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। दिल्ली के एम्स की तरफ ये जाने वाला रास्ता है और किस तरीके से यहाँ पर पानी भर गया है और पानी भरने के चलते जो लोग हैं उनको आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। जाम की समस्या भी लग रही है। बारिश में डूबना जैसे दिल्ली वालों की किस्मत में शामिल है। हर साल बारिश के दिनों में हालात कमोबेश यही रहते हैं। हर साल बारिश से पहले वादा किया जाता है कि इस साल दिल्ली नहीं डूबेगी, लेकिन हर साल पहली बारिश के साथ ये वादा भी डूब जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। जंगल में वही जिंदा रहता है जो सामने वाले से ज्यादा ताकतवर हो, खूंखार हो, लेकिन कई बार जंगल का ये कायदे कानून भी पलटते देर नहीं लगती। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जंगल में सामने आए एक वायरल वीडियो से, जिसमें एक जगुआर बड़े से मगरमच्छ का पहले शिकार करता है और फिर उसे अपना निवाला बना लेता है, वो भी महज 20 सेकंड के भीतर। आखिर कैसे पानी का खूंखार शिकारी खुद शिकार बन गया, देखिए ये रिपोर्ट। महज 20 सेकंड के भीतर जंगल के खूंखार शिकारी ने अपने से बड़े और ताकतवर शिकारी का ही शिकार कर लिया, वो भी उसी के इलाके में घुसकर अपनी जान को दांव पर लगाकर।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें एक जगुआर बड़े से क्रोकोडाइल का शिकार कर रहा है। नदी के बीच बने एक छोटे से टापू पर उसे अपने जबड़ों में दबोच रहा है। ये वीडियो कहां का है इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह जगुआर ने मगरमच्छ का शिकार किया, घात लगाकर उस पर वार किया, ये देखकर हर कोई हैरान है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। कैसे एक जगुआर पानी के ताकतवर शिकारी को ही अपना निवाला बना ले रहा है। आज से पहले किसी ने जगुआर को इस तरह शिकार करते नहीं देखा, मगर आपको बता दें कि जैसे ही जगुआर ने दरिया के एक छोटे से टापू पर मगरमच्छ को देखा, उसके बाद वो दबे पांव दरिया के करीब जाने लगा। फिर घात लगाकर दरिया में दाखिल हुआ और धीरे धीरे मगरमच्छ की तरफ बढ़ने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जगुआर बिना किसी आहट के मगरमच्छ के पीछे तक जा पहुंचा और फिर मौका पाते ही ऐसी छलांग लगाई कि मगरमच्छ को बचने का मौका तक नहीं मिला। इतना ही नहीं, भारी भरकम मगरमच्छ को जगुआर अपने जबड़ों में दबोचकर पानी से उठाकर ले गया। जिस वक्त जगुआर ने क्रोकोडाइल पर हमला किया, उस दौरान नदी में और भी मगरमच्छ मौजूद थे। बावजूद इसके जगुआर बिना किसी डर के मगरमच्छ को लेकर पानी में उतर गया और चंद मिनटों में नदी को पार करके झाड़ियों में ओझल हो गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।